रीता बताती है कि ये बात तब की है जब उसकी उम्र 14 साल की थी। वो अपने घर में अक्सर अकेले रहा करती थी क्योंकि उसके पापा और उसकी मम्मी दोनों ही जॉब किया करते थे। वैसे तो रीता को अकेले रहना पहले से ही बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से जब वो 10 साल की थी उसी समय उसकी दादी की डेथ हो गई, जिसके बाद वो बहुत अकेला महसूस करने लगी। और करती भी तो क्या, क्योंकि ना तो कोई उसका भाई था और ना ही कोई बहन। एक शाम की बात है, रीता घर में अकेले बैठी हुई थी। वो अपने माँ बाप का इंतज़ार कर रही थी। उसे बहुत भूख भी लगी हुई थी, लेकिन खाना तो बना नहीं सकती थी क्योंकि छोटी थी। जब तक उसकी दादी जिंदा थी तब तक खाने पीने का टेंशन नहीं था। भूख के मारे निढाल होकर वो डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी। उसने अपने माँ बाप को बेइंतहा याद किया, लेकिन माँ बाप थे ही नहीं। बस इसी इंतज़ार में बैठे बैठे वो सो गई। और फिर 10 ही मिनट के बाद उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रीता ने बिना पीछे मुड़े ही कहा, मम्मी जल्दी से कुछ खाने को लाओ, बहुत भूख लगी है। आज तुमने आने में बहुत देर कर दी है। रीता ने कहने के बाद जब पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अभी वो इस सदमे से उभर पाती कि उसका डर और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अचानक एक फ़ोन की घंटी बजी। जब उसने फ़ोन उठाया तो सामने की तरफ से उसकी मम्मी की आवाज़ आई। उसकी मम्मी ने कहा कि आज मुझे घर आने थोड़ा देर हो जाएगा, पापा जल्दी ही आ जाएंगे, तो तुम लोग खाना खाकर सो जाना। रीता ये सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस करने लगी और सोचने लगी कि काश मेरी दादी जिंदा होती तो आज ये सब नहीं होता। और ये सोचते हुए अपने बेडरूम में जाकर लेट गई और उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला कि तभी ही नींद में उसने महसूस किया कि उसकी मम्मी की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आ रही है। आवाज़ कुछ ऐसी थी कि उसकी मम्मी को मदद चाहिए था। रीता नींद से धड़पड़ा के उठी, अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसे समझ में आया कि आवाज़ तो घर के बाहर से आ रही है। रीता भागते हुए घर के बाहर निकल गई। जब वो बाहर निकली तो उसने देखा कि जोरदार बारिश हो रही है। आसपास कोई नहीं है। रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा है। जोरदार बारिश होने की वजह से स्ट्रीट लाइट्स भी बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से रास्ते पर और भी ज़्यादा अंधेरा छा गया था। रीता पूरी तरीके से भीग चुकी थी। उसे अब बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। वो जब देखी कि बाहर कोई नहीं है तो भागते हुए अपने घर में जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि जैसे ही वो घर के दरवाजे के पास पहुंची, घर का दरवाज़ा एक ज़ोर की आवाज़ के साथ खुद से ही बंद हो गया। अब रीता अपने आप को एकदम बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। अब उसके पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि जब तक उसके माँ बाप नहीं आ जाते। वो घर के बाहर खड़ी ही थी कि फिर उसने महसूस किया कि कोई चीज़ है जो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ आ रही है। रीता पहले तो देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसे नहीं दिखा तो वो घर की दरवाजे की 2-3 स्टेप्स ऊपर चढ़ के दरवाजे से चिपक कर खड़ी हो गई और इंतज़ार करने लगी कि क्या चीज़ है वो। लेकिन फिर उसने देखा कि जो चीज़ आ रही थी वो पता नहीं अपने आप गायब हो गई। उस चीज़ को ढूंढने के लिए वो फिर से घर की 2-3 स्टेप्स नीचे उतरी और दाएं बाएं देखने लगी, लेकिन आसपास तो कुछ भी नहीं था। फिर उसने देखा कि एक ज़बरदस्त लंबा साया उसके घर के दरवाजे पर आ खड़ा है।
साया ऐसा था कि अगर कोई बड़ा आदमी भी देखता तो शायद डर के मारे बेहोश हो जाता। लेकिन रीता डटी रही। वो देख ही रही थी कि यह क्या हो रहा है कि तभी वो साया धीमे धीमे करके घर की दरवाजे से लेकर घर की दीवार पर चलने लगा और चलते चलते खुली खिड़की से घर के अंदर घुस गया। रीता ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई और ज़ोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाते हुए वो भागने लगी। रोड पे भागते भागते वो जाकर एक आदमी से टकराई। जब उसने उस आदमी का चेहरा देखा तब रीता की जान में जान आई। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके पिताजी थे। उसके पिताजी के साथ रीता फिर घर पर लौट कर आ गई। वो रात तो कुछ नहीं हुआ। दोनों आराम से सो गए। लेकिन अगले दिन सुबह जब रीता उठकर बाहर आई, उसने देखा कि उसकी पापा की कार के ऊपर, जो कि पिछले 3 साल से एक गैरेज में बंद खड़ी थी, बड़े बड़े स्क्रैच थे। स्क्रैच ऐसे थे जैसा कि कोई बहुत बड़े आदमी का हाथ हो और उसने 3 उंगली से स्क्रैच मारकर गाड़ी के पतरे का कलर तक निकाल दिया हो। रीता ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। उसने उसको पोंछने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो स्क्रैच पोंछे नहीं गए। रीता ने ये बात अपने पिता को बताना चाहा, लेकिन पिता ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसने ये बात अपनी मम्मी को भी बताना चाहा, लेकिन उसकी मम्मी ने भी उसकी बात को अनसुना कर दिया। अब पूरा दिन तो बराबर से ढल गया, लेकिन जब रात आई तब रीता के दिल में डर ने घर कर लिया। रीता को पता था कि अब रात में फिर से मेरे साथ वही होगा जो पिछले कई दिनों से होता आ रहा है। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि रीता के साथ छोटी मोटी अजीब घटनाएं तो होते रहती थी, लेकिन उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि घर की खिड़की से कोई उसे देख रहा है। उसे लगता था कि घर के बाहर कोई आदमी 24 घंटे खड़ा है और खिड़की के जरिए उस पर नज़र रखा है। जब वो हॉल में होती तो हॉल की खिड़की से उसे देखता। जब वो अपने रूम में होती तो पूरी रात भर उसे अपने रूम की खिड़की से देखता। रीता ने कई बार ये कोशिश की कि खिड़की को अच्छी तरीके से बंद कर दिया जाए और पर्दे भी लगा दिया जाए। रीता ने अपनी खिड़की को कड़ी भी मार लिया करती थी, लेकिन जब सुबह उठी तो खिड़की खुली पाती। उसने इस बारे में भी अपने माँ बाप से शिकायत करी थी, लेकिन उन दोनों ने उसकी ये भी बात को अनसुना कर दिया था। वो रात जब सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए खाना खा के, तब रीता ने महसूस किया कि उसके कमरे में एक अजीब सी किसी की चलने की आवाज़ आ रही है। डर के मारे रीता ने ब्लैंकेट को टाइट अपने मुंह पर ओढ़ लिया। उसे ऐसा था कि शायद अगर मैं उस चीज़ को देखूंगी तो वो मेरी जान ले लेगा। लेकिन रीता को क्या पता था कि आगे उसके साथ और भी कुछ बुरा होने वाला है। चलते चलते वो आवाज़ इतनी पास आ गई कि ऐसा लगा ठीक रीता के सर पर आकर खड़ी हो गई। इसके बाद रीता ने महसूस किया कि किसी के सर के बाल, या फिर यूँ कहे कि बहुत सारे लंबे बाल उसके चेहरे पर घुमाए जा रहे हैं। हालांकि रीता जागी थी, लेकिन आँख टाइट बंद कर रखी थी। वो ऐसा जताना चाह रही थी जैसा कि वो गहरी नींद में है। इसके 15 से 20 मिनट के बाद रीता ने अपने पापा की आवाज़ सुनी। रीता भागते हुए कमरे का दरवाज़ा खोली और अपने मम्मी पापा के रूम में गई। जब जाके देखी तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि दोनों अच्छी तरीके से सो रहे थे। अब रीता की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि वो अपने कमरे में जाके सोए, इसीलिए वो वही उनके माँ बाप के कमरे में ही सो गई। जब सुबह में 6:30 बजे उसकी आँख खुली और उसे लगा कि अब
खतरा टल गया। तब जाकर वो अपने कमरे में सोने लगी, और जब वो अपने कमरे में सोकर उठी तब सुबह के 10:30 हो रहे थे, और जो स्क्रैच मार्क उसने अपने पापा की गाड़ी पे देखा था, वही स्क्रैच मार्क अब उसके कमरे में लगे हुए थे। बल्कि स्क्रैच मार्क कुछ ऐसे लगे थे जैसा कि अगर रीता पिछली रात वहाँ सोती तो उसे ज़रूर नुकसान पहुँचाते। जहाँ रीता का बेड पर सर हुआ करता था, ठीक वही तकिए के ऊपर लंबे लंबे स्क्रैच के मार्क थे। तकिया भी फटा हुआ था, रुई बिखरी हुई थी। रीता ये सब देखकर डर गई। उसने तुरंत जाकर अपनी मम्मी को बताया। उसकी मम्मी भी भागते हुए जब कमरे में आई और आकर ये सारी चीज़ देखने लगी तो उसे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। उसकी मम्मी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, ये सब तुम्हारा वहम है। हो सकता है कि ये सब हमारे कुत्ते ने किया होगा और करके चला गया होगा। इसके बाद रीता भी थोड़ी रिलैक्स्ड हो गई। अब दिन पूरा गुजरना था, जो कि हर रोज़ की तरह बिल्कुल बराबर से गुजरा। जैसे ही दिन ढलने आया और रात की शुरुआत हुई, रीता के दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। और फिर जब वो रात में रीता सोई तो सुबह में उसने देखा कि उसके कमरे में सूखे पत्ते हर जगह बिखरे हुए हैं, और जो पंजों के निशान उसके सर के ऊपर मिले थे, अब वो निशान उसके कमरे के दीवारों पर भी लगे हुए थे। यही नहीं, बल्कि सीलिंगों पे भी थे और घर की ज़मीन पर भी थे। रीता देखकर बहुत डर गई। वो भागते हुए बाहर हॉल में आई और आकर अपने माँ बाप को चिल्लाने लगी, लेकिन घर में कोई नहीं था। कि 5 मिनट के बाद ही घर की घंटी बजी। जब जाकर उसने दरवाज़ा खोला तो अपने पापा को पाया। उसके पापा की आंखों में आंसू थे। झुके कंधों के साथ उसके पापा घर के अंदर घुसे और चुपचाप अपने रूम में चले गए। रीता ने जब पूछा कि पापा क्या बात है, क्या हुआ, तब पापा ने बताया कि जो उनका पालतू कुत्ता था वो अब नहीं रहा। रीता ने फिर ये सारी बात बताई कि घर में सूखे पत्ते हैं और निशानात है, लेकिन पापा ने फिर से उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि वो इस सदमे से उभर नहीं पाए थे। वो भी दिन जैसा तैसा गुजर गया। जब रात हुई तो रीता ने पाया कि सोते समय उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वह आवाज़ हंसते हुए ये कह रही थी कि निकलो मेरे घर से। अब वो आवाज़ धीमे धीमे ऐसी हो गई थी कि मानो रीता महसूस कर रही थी कि रीता के ही बाजू में बेड पर लेट के कोई उसे ये बात बोल रहा है। रीता बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इसके बावजूद भी वो अपनी आंखें टाइट बंद कर रखी थी। अब ये सब हो ही रहा था कि फिर से उसने अपनी मम्मी पापा के रूम से एक आवाज़ सुनी। इस बार आवाज़ खाली पापा की ही नहीं, बल्कि मम्मी की भी आ रही थी। वो फिर से बिना इधर उधर देखे एक झटके से खड़ी हुई और भागते हुए अपनी मम्मी पापा के कमरे में गई। जब वहाँ जाकर उसने देखा तो उसने पाया कि उसके पापा फांसी से लटक रहे हैं और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो रस्सी पंखे से बंधी हुई थी। यह देखकर रीता जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी, लेकिन जैसा तैसा करके उसकी मम्मी ने उसके पापा को छुड़ा लिया। जब उसके पापा को नीचे उतारा तो उसके पापा बहुत ज़्यादा हैरान थे। वो रीता और उसकी मम्मी से यही कह रहे थे कि मुझे पता नहीं मैं वहाँ कैसे लटक गया, क्योंकि मैं तो अच्छा भला गहरी नींद में सो रहा था। मुझे एकाएक गले पे जोर का दर्द हुआ तो मैंने चिल्लाया, और जब मैंने चिल्लाने के बाद आंखें खोली तो खुद को इसी हालत में पाया। इसके बाद 14 साल की रीता जोर से अपने माँ बाप को चिल्लाई, चिल्लाते हुए कहा कि मैं
पिछले कई दिनों से आप लोगों को ये बात बता रही हूँ, लेकिन तुम लोग हैं जो कि मेरी बात मानने को ही तैयार नहीं है। मेरी हर बात को अनसुना कर देते हैं। मैं ये चीज़ों को पिछले 2 साल से देखते आ रही हूँ, महसूस करते आ रही हूँ, लेकिन तुम दोनों को अपने जॉब से ही फुर्सत नहीं है। रीता की ये सारी बात सुनकर तीनों ने तभी के तभी फैसला लिया कि अगली सुबह होते ही जल्द से जल्द वो उस घर को खाली कर देंगे। और फिर तीनों ने वैसे ही किया। अगले ही दिन सुबह उस घर को छोड़कर वहां से चले गए। आज तीनों बहुत खुश है और जो उनके साथ उस घर में होता था उसके बाद वैसा कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और ज़रूर शेयर कीजिए। अब बढ़ते हैं हम आज की अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी वैशाली ने भेजी है। वैशाली बताती है कि उसकी माँ तब मर गई थी जब वो पैदा हुई थी और इसी वजह से उसका पूरा घर उसे एक बहुत बड़ी नेहस्ती समझता था। जब तक उसकी दादी माँ जिंदा थी, 10 साल की उम्र तक उसकी दादी माँ ने उसको देखा, उसे संभाला। हालांकि उसकी दादी माँ और उसकी नानी माँ दोनों भी वैशाली से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। उनका ऐसा मानना था कि ये मनहूस की वजह से उन्होंने अपनी बेटी और बहू दोनों खो दिया। और वो कहते हैं ना, माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है। शायद इसीलिए वैशाली खुद भी अपने आप को मनहूस समझने लग गई थी और उसका मन किसी चीज़ में नहीं लगता था। वो बस भगवान से एक ही दुआ करती कि उसे भी जल्द से जल्द भगवान अपने पास बुला ले, क्योंकि ज़िंदगी जीना उसके लिए अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। जब उसकी दादी माँ की मौत हो गई, उसके बाद नानी ने तो संभालने से साफ साफ इनकार कर दिया। मजबूर होके उसे अपने पापा के साथ ही रहना पड़ा। उसका ना कोई भाई था, ना उसकी कोई बहन। उसके पापा उसकी मम्मी से बेइंतहा प्यार करते थे और वो भी वैशाली को ही इसका कारण समझते थे। इसीलिए वो शायद हर वक्त वैशाली को तकलीफ देना चाहते थे, ऐसा वैशाली का कहना है। वैशाली ये भी कहती है कि शायद वो हर वक्त ये कोशिश करते थे कि कैसे भी मुझे जान से मार सके। बल्कि एक मर्तबा उन्होंने किसी से फ़ोन पे बात करते हुए ये भी कहा था कि यार, एक बार मैं अपनी बेटी की जान ले लूँ, उसके बाद मैं खुद भी मर जाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपनी बीवी से जा मिलूँ, लेकिन उसके हत्यारे को छोड़ूंगा नहीं। भला एक बाप अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें कभी कर सकता है? वैशाली यही सब चीज़ों की वजह से मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। जब वैशाली का 15वां जन्मदिन था, वैशाली बताती है कि वो दिन उसे आज भी बहुत अच्छी तरीके से याद है। उसके पापा ने उसी के ऊपर पेट्रोल डाल दिया और उसे जिंदा जलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो वहाँ से जैसा तैसा अपनी जान बचाकर घर के बाहर निकल गई और भागते हुए अपने एक दोस्त के घर पे चली गई। इस दुनिया में उसका एक ही बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम था साहिल। हालांकि साहिल के माँ बाप भी वैशाली से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, लेकिन मजबूर थे अपने बच्चे के आगे। वो साहिल के घर पे जाके सारी बात अपने दोस्त को बताई। साहिल भी उस वक्त उसकी हम उम्र का था। 15 साल के दो बच्चे क्या कर लेते। उसने तभी तो कुछ नहीं किया, बल्कि साहिल के माँ बाप ने वैशाली को घसीटते हुए उसके खुद के घर छोड़ आए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि वैशाली का ये भी कहना है, जब भी उसके पिताजी उसे मारने की
या उसे तकलीफ देने की कोशिश करते, हर वक्त उसे ऐसा लगता कि कोई उसे बचा भी रहा है। हालांकि वैशाली अपने घर पर नहीं आना चाहती थी, लेकिन बच्ची थी, मजबूर थी, करती भी तो क्या। जब साहिल के माँ बाप ने उसको अपने घर लाकर छोड़ा तो वैशाली ने देखा कि उसके पिताजी पंखे से फांसी लगाकर मर गए। शायद वो आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर था। उस वक्त तो उसे समझ नहीं आया, अकेली बच्ची करती भी तो क्या। उसके बावजूद उसने अपना जीवन अकेले ही जीना सीख लिया। बहुत हद तक साहिल अपने माँ बाप से छुप छुप कर उसकी मदद किया करता था। वैशाली ये भी बताती है कि पूरा मोहल्ला, आसपास पड़ोस सभी लोग उससे नफरत करने लग गए थे और पता नहीं क्यों लोग उसे मनहूस समझते थे। हालांकि एक मर्तबा की बात है कि वैशाली शाम के समय अपने घर लौट रही थी। रास्ते में उसने कुछ लड़कों को देखा। लड़के उसे परेशान करने लगे और परेशान करते करते एक लड़के ने बहुत चुभती हुई बात कह दी। वो बात ये थी कि यार, जाने दो इसे, ये बहुत बड़ी मनहूस लड़की है, इसे अगर सताएंगे तो हमारे साथ भी कुछ ना कुछ मनहूसियत होगी। वैशाली को ये बात बहुत बुरी लगी और फिर उसने देखा कि अगले दिन जब वो अपने घर को फिर से लौट रही थी तो जिस लड़के ने ये बात किया था वो हॉस्पिटल से बाहर आते हुए वैशाली से माफ़ी मांग रहा था। हालांकि वैशाली उस वक्त तो ये समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उस वक्त उसने हाँ में मुंडी हिला दिया और अपने घर की तरफ आगे बढ़ गई। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था, जब वो लड़के ने वैशाली को बताया तो उसने बताया कि वैशाली को सताने के बाद जब वो अपने घर पे गया तो उसने अपने ही घर पे अपने आसपास कुछ अजीब सी शक्तियाँ महसूस की और कुछ ऐसा महसूस किया कि जो उसे तकलीफ पहुंचाना चाह रहा था। जैसा कि रात के समय उसकी आदत थी कि वो कपड़ों को इस्त्री कर लिया करता था। जब वो इस्त्री करने लगा, इस्त्री गर्म करने लगा, तब इस्त्री अपने आप उस पत्थर से उठी और इसके हाथ पे आकर ऐसा गिरी जिसकी वजह से इसका हाथ टूट भी गया और जल भी गया। यही नहीं बल्कि उसने उस पर मरहम पट्टी लगा दिया। जब रात में वो सोया तो उसकी पूरी पट्टी खुली हुई थी और उसके ऊपर लाल चूटियाँ मंडरा रही थी। उसकी आंख एक दर्द और जलन की वजह से खुली और जब उसकी आंख खुली तब उसने पाया कि एक अजीब सी डरावनी आवाज़ उसको ये बोल रही है कि आज के बाद अगर वैशाली की तरफ नज़र उठा के भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो समझ गया था कि ये कोई ऊपरी चक्कर है। शायद इसीलिए उसने आकर खुद से वैशाली से माफ़ी मांग ली। हालांकि वैशाली बताती है कि ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे किस्से जो होते रहते थे और होते रहते हैं, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे हर वक्त इन चीज़ों से बचा रहा है। मैंने ये बात काफ़ी अच्छे लोगों से कही। कुछ लोगों ने तो मुझसे साफ साफ ये कहा, ये और कोई नहीं है, ये तेरी माँ की आत्मा है जो तेरे ऊपर एक बादल जैसा साया करे हुए है। शायद इसीलिए तुझे आज तक कोई चोट नहीं पहुंचा पा रहा था। हालांकि वैशाली को एक और बात बाद में पता चली। वो बात ये थी कि उसकी दादी माँ जब उसे संभाल रही थी तब उसकी दादी माँ ने भी बहुत मर्तबा उसकी जान लेने की कोशिश की। एक मर्तबा जब वैशाली का पहला जन्मदिन था, वो दिन तो उसकी दादी माँ इतना गुस्से में थी क्योंकि जिस दिन वैशाली का जन्मदिन था वही दिन उसकी माँ का मरण दिन भी था। शायद दादी को वही बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इसीलिए उसने गरम गरम पानी नहाने के लिए निकाला
और उस टब में वैशाली को फेंक कर चले गई, ताकि वैशाली की मौत का इल्ज़ाम उसकी दादी पर ना आए। और उसके तुरंत बाद ही वो दूर का मामा उसी बाथरूम में घुसा, और जब वो घुसा तो उसने देखा कि वैशाली बाथ टब के ऊपर हवा में उड़ रही थी। वो उसी समय समझ गया कि ये और कोई नहीं है, ये बल्कि वैशाली की माँ ही है जो उसे बचा रही है। इसीलिए वो मुस्कुराकर चुपचाप बाहर निकल गया, और ये बात उसने किसी से नहीं कही। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी, जो कि एक कहानी नहीं, शायद एक हकीकत थी। अब बढ़ते हैं हम हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। हमारी आज की तीसरी कहानी इसी लॉकडाउन में हुई एक सच्ची घटना है। ये बात प्रदीप ने हमें बताई है। प्रदीप बताते हैं कि वो दुबई में रहते थे, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से और पूरी दुनिया में कोरोना होने की वजह से वो इंडिया वापस आ गए थे। जब वो इंडिया वापस है अपनी फैमिली के साथ, तो उन्हें रहने को एक घर चाहिए था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी सोसाइटी या फिर कोई भी मकान मालिक आसानी से अपना घर नहीं दे रहा था किराए पे या फिर बेचने के लिए। तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्हें एक घर मिला। बहुत मुश्किलों से वो घर को उन्होंने हासिल किया। वो घर बताते हैं कि इतना अंदर था, मानो शहर में रहने के बावजूद ऐसा लगता था कि वो गांव में रह रहे हैं। उनका घर 5वें माले पे था। घर के सामने सिर्फ झाड़ ही झाड़ थे, बड़े बड़े झाड़। और वहाँ से उन्हें कोई भी सामान अगर लेने जाना होता था तो पैदल कम से कम 1 किलोमीटर चलना पड़ता था। प्रदीप को रात में जागने की बहुत आदत थी, इसीलिए वो अक्सर अपनी रात का समय खिड़की पे बैठकर सिगरेट पीते हुए निकालते थे। वो बताते हैं कि जिस दिन से वो उस घर में शिफ्ट हुए थे, वही दिन से पहले ही दिन से उन्हें अजीब अजीब चीज़ें महसूस होती थी। जैसा कि रात के समय 3 सवा 3 बजे, जब एकदम बीच रात का समय होता है, उनके घर के सामने जितने झाड़ थे उन सब पे कौवे मंडराने लगते थे। एक मर्तबा वो ऐसी खिड़की पे बैठे हुए थे, रात का 3 ही बज रहा था कि तभी सामने जो बहुत बड़ा विशाल सा झाड़ था, उस झाड़ पर बहुत सारे कौवे आके मंडराने लगे। जब कौवे वहाँ से एकाएक उड़ गए, तब उन्होंने देखा कि वो झाड़ जोर जोर का हिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई पकड़कर उस झाड़ को हिला रहा है, या फिर यूँ समझ लो कि बहुत तेज़ हवा चल रही है जो कि आसपास की छोटी घास या दूसरे झाड़ों पर असर नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ वही झाड़ पर दिख रही है। प्रदीप ने जब बहुत गौर से देखा तो उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि उस झाड़ की एक डाली पर कोई आदमी या औरत बैठा है। प्रदीप बताते हैं, ये देखकर वो खुद ही में बहुत ज़्यादा डर गए, और इतना डर गए कि उनके हाथ के रोटे खड़े हो गए। प्रदीप हालांकि पहले दिन से ही जानते थे कि घर में कुछ तो गड़बड़ है, शायद इसीलिए मकान मालिक ने भी उन्हें दे दिया। प्रदीप अगले ही दिन बिल्डिंग के वॉचमैन के पास गए और वॉचमैन को जाकर पूछताछ की। तो वॉचमैन ने बताया कि साहब, हमें तो ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं। फिर वॉचमैन ने एक और अजीब बात बताया। वॉचमैन ने कहा कि पूरी बिल्डिंग में, जैसा कि उस बिल्डिंग में 3 विंग थी, ए विंग, बी विंग और सी विंग। जो सी विंग थी उसका चौथे माले से लेके 7वां माला तक पूरा खाली था। प्रदीप अकेले थे जो उतने फ्लोर पे अकेले रहा करते थे। प्रदीप को ये बात सुनकर बहुत अजीब सा लगा। वो उस बिल्डिंग की सेक्रेटरी के पास गए, तो सेक्रेटरी ने भी उन्हें कुछ साफ साफ नहीं बताया। प्रदीप ये भी बताते हैं
कि उनके ऑफिस का जो काम हुआ करता था, जिसके लिए वो लैपटॉप यूज़ किया करते थे, तो अचानक बहुत बार ऐसा होता था कि लैपटॉप चलते चलते बंद हो जाता था, या फिर नए नए टैब्स खुल जाया करते थे, या फिर जो काम वो इतनी मेहनत से 4 से 5 घंटा लगाकर किया करते थे, वो अपने आप पूरा के पूरा डिलीट हो जाया करता था। प्रदीप को ये सारी बातें पहले से ही हजम नहीं होती थी। फिर एक मर्तबा की बात है कि उनकी बिल्डिंग के पास एक भाजी वाला भाजी बेचने आया। सुबह के तकरीबन 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे। प्रदीप ने जाकर उससे पूछताछ की, तो उस भाजी वाले ने बताया कि साहब, ये एरिया सही नहीं है, शायद इसीलिए यहाँ पर सस्ते दामों में घर भाड़े पर मिल जाता है। आप मेरी मानो तो आप भी यहाँ से चले जाओ। प्रदीप ने सोचा कि जब तक उसे नुकसान नहीं पहुँच रहा है तब तक ठीक है, और जब भी लॉकडाउन खुलेगा तब वो यहाँ से चला जाएगा और दूसरा घर ले लेगा। लेकिन वही रात प्रदीप के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो रातों रात उसे उस घर को खाली करना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि उसकी बीवी किचन में खड़े होकर चिकन फ्राई कर रही थी, और प्रदीप बताते हैं कि वो घर में जाने के बाद शायद उनका वो पहला दिन था जब वो लोग चिकन खा रहे थे, क्योंकि जब से उस घर में गए थे वो लोग भाजी तरकारी ही खा रहे थे। उनकी बीवी ऐसा बताती है कि तकरीबन आधे से पौना किलो चिकन फ्राई करके उन्होंने रखा और वो वॉशरूम चले गई। प्रदीप और उनके 2 छोटे बेटे हॉल में बैठे हुए थे, और उनकी बीवी जब वॉशरूम से बाहर निकली और खाना लगाने लगी, तब उनकी बीवी ने देखा कि पूरा के पूरा चिकन ख़त्म हो चुका था और सिर्फ हड्डियां पड़ी थी। ऐसा साफ दिख के समझ में आ रहा था कि किसी ने आके पूरा चिकन खा लिया। प्रदीप की बीवी ने बाहर आते हुए अपने पति से और अपने बच्चों से कहा कि इतनी भूख लगी थी, मेरे आने तक का भी तो इंतज़ार करते। ये बात सुनकर प्रदीप और उसके दोनों बेटे एकदम हैरत भरी निगाह से उसकी माँ और उसकी पत्नी को देखने लगे। प्रदीप को ऐसा लगा कि शायद मेरी पत्नी मेरे साथ मजाक कर रही है। उसने हंसते हुए कहा, क्या करे, बहुत भूख लगी थी इसीलिए खा लिए। प्रदीप की बीवी एकदम गुस्से में वो प्लेट की सारी हड्डियां समेटते हुए डस्टबिन में जब डालने लगी, तब प्रदीप की नज़र पड़ी और उसे समझ में आया कि मामला तो कुछ अलग ही है। प्रदीप ने चिल्लाते हुए अपनी बीवी से कहा, रुको रुको, इसकी सारी चिकन कहाँ चले गई? हमने तो बिल्कुल नहीं खाई। जिस पर प्रदीप की बीवी ने कहा, अभी तो तुम लोगों ने बोला कि तुमने खाई। प्रदीप ने कहा कि हमने तो मजाक किया, हम क्यों चिकन खाएंगे, और मुश्किल से तुम 5 मिनट के लिए वॉशरूम गई, उतनी देर में हम इतनी सारी चिकन कैसे खा सकते हैं? तभी प्रदीप की बीवी को भी एहसास हुआ कि उसकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यहीं तक नहीं थमी। फिर उन्होंने देखा कि गैस पे जो चावल और सालन की हंडी बन के तैयार रखी हुई थी, वो एकदम से गैस पे से गिर गई। ऐसा लगा किसी ने हाथ मार के दोनों हंडियों को नीचे गिराया। यही नहीं, इसके बाद पूरा घर ऐसा हिलने लगा कि मानो प्रदीप के घर पे ही भूकंप आ गया था। और इतना ज़बरदस्त वो भूकंप लग रहा था कि सीलिंग पे चलता हुआ फैन भी अपने आप टूटकर ज़मीन पे गिर गया। जो उनके घर में माइक्रोवेव था, उसका बटन अपने आप चालू हुआ। माइक्रोवेव गर्म होते होते इतना गर्म हो गया कि वो ब्लास्ट हो गया। ये सब देखकर वो सभी लोग बहुत डर गए। अब प्रदीप समझ गया था कि अगर जान बचाना है तो अभी के अभी इस घर से निकलना पड़ेगा। उसने तुरंत ही अपनी बीवी और बच्चों को लिया और वो घर छोड़कर वहाँ से चला गया। उसके बाद उसने अपनी बीवी बच्चों को अपने मायके भेज दिया।
और खुद अपने दोस्तों के साथ रहने लगा जब तक लॉकडाउन नहीं खुला था। लॉकडाउन खुलने के बाद वो लोग एक नया घर लिए और वहाँ पर अच्छे से अब अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। प्रदीप बताते हैं कि उन्होंने तो कान पकड़ लिया, अगली बार से कभी भी कोई सस्ता घर या फिर कोई ऐसी जगह पर घर कभी नहीं लेंगे जहाँ पे जान जाने का बहुत ज़्यादा खतरा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की तीसरी कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की चौथी कहानी चेतन ने भेजी है, जिनकी पोस्टिंग एक जंगल में हुई थी। देखा जाए तो सिर्फ बोलने के लिए वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, लेकिन उनका काम बड़े बड़े ऑफिसरों की रखवाली करने का था। रखवाली इस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसा कि रात में जब भी फॉरेस्ट ऑफिसर सोया करते तो ये इनकी पहरेदारी के लिए बाहर बैठा करते, इनके लिए चाय नाश्ता ला के देते। एक रात की बात है कि चेतन अपने कैंप के बाहर कुर्सी डाले हुए बैठे थे। उनका कैंप जंगल के बीचों बीच था। अंदर सिर्फ एक ऑफिसर था, और जो कि वो भी शाम में अपने घर चला गया था। चेतन अकेले ही थे। चेतन बताते हैं कि कैंप तो छोटा ही था, लेकिन उसके आसपास जो जगह को वो लोगों ने घेर रखा था वो कम से कम 400 मीटर की थी। आसपास दूर दूर तक कुछ नहीं था। रात का घना कोहरा अंधेरा था। चेतन कैंप के बाहर जब कुर्सी डाले बैठे थे तो वो बहुत आराम से बैठे हुए थे, लेकिन उनका दिमाग शांत नहीं था। दिमाग में बस यही चल रहा था कि कब तक और आखिर क्यों जो लोग नए जॉइंट होते हैं उन्हें ये सब क्यों करना पड़ता है। इसी के साथ साथ वो ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा भी ले रहे थे। चेतन ये भी बताते हैं कि जो तारों से वो कैंप को घेरा जाता है, यानी जो जगह को चारों तरफ से तार से घेरा जाता है, रात के समय उस तार में हल्के वोल्ट का करंट भी छोड़ा जाता है ताकि कोई भी जानवर अंदर ना आ सके। और अगर उस तार के करीब भी आवे तो उसे करंट लगता है। वो हालांकि मरता नहीं है, लेकिन उसको टच करने से वो वापस पीछे चला जाता है। चेतन बिल्कुल बेफिक्र होके बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता था कहीं से कोई भी जानवर उन पे हमला नहीं कर सकता। कि तभी उनकी नज़र बिल्कुल सामने की तरफ पड़ी, जो कि कैंप का पीछे का हिस्सा था। वहां पर उन्होंने देखा कि एक वाइट कलर का जानवर है। हालांकि इंडियन फॉरेस्ट में वाइट जानवर बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। वो खुद दंग रह गए कि ऐसा कैसा अजीब जानवर है जो कि इंसान जैसा दिख रहा था। उसके बावजूद वो उठ के वहां नहीं गए, क्योंकि उनकी कुर्सी से उठकर वहां तक जाना बहुत दूर पड़ता था और उन्हें कैंप के पास बैठकर आग सेकना ज़्यादा पसंद था। चेतन ने मन ही मन सोचा, जो भी होगा वो वहीं से वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चेतन उसको देखते ही रहे। अब वक्त बहुत ज़्यादा बीत चुका था। यहाँ तक आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका था। वो जो कोई भी था वो वहाँ से पीछे नहीं हटा। चेतन ने अपनी कुर्सी पे ही बैठे बैठे इशारा किया कि जैसा वो पत्थर उठा के उसे मार रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से बिल्कुल नहीं हटा। बल्कि जैसे ही चेतन अपनी कुर्सी छोड़ा और उस पत्थर को उठाकर उसकी तरफ गया मारने, तो उसने देखा कि वो जो भी चीज़ थी वो तार को आर पार करते हुए अब कैंप का जो एरिया था उसके अंदर आ गई। चेतन देख के बहुत डर गया और वो भागते हुए कैंप के अंदर गया, ये देखने के लिए कि जो उन्होंने तारों में करंट छोड़ा था वो चालू है या बंद है। जाकर वो खुद शॉक हो गया, क्योंकि जो करंट तारों में छोड़ा हुआ था उसका बटन चालू था,
यानी जाहिर सी बात है कि जब बटन चालू है तो तारों में भी करंट होगा। चेतन ने फिर भागते हुए जाके तार चेक करी तो उसे खुद को भी करंट महसूस हुआ, यानी करंट था। और उसके बाद चेतन ने फिर से अपनी मुंडी उसी तरफ घुमाई जिस तरफ से वो प्राणी या वो जानवर अंदर आ रहा था, तो वो बहुत हद तक अंदर आ चुका था। चेतन को अपनी जान का बहुत डर लगने लगा। उसने तुरंत ही अंदर से सेफ फायरिंग के लिए बंदूक निकाली और हवा में ही फायर करने लगा। उसके बावजूद वो जो कोई भी था पीछे नहीं हटा, बल्कि और नजदीक आता गया कि तभी ही चेतन के मन में एक बात आई कि जब तक मैंने कुछ नहीं किया था ये अपनी जगह पर था। जैसे ही मैंने इस पे हमला करने की कोशिश किया या इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, वैसे ही ये चीज अंदर आ गई। फिर चेतन ने भागते हुए जाकर कैंप से टॉर्च निकाली। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो टॉर्च जंगल वगैरह में यूज होती है वो बहुत पावरफुल होती है। चेतन ने वो टॉर्च की लाइट सीधा उसके मुंह पर मारी और जब उसके चेहरे पर मारी तो चेतन के हाथ से टॉर्च डर के मारे छूट गया और गिर के दो टुकड़े हो गया, क्योंकि उसका चेहरा बेइंतहा डरावना था। उसके होठ ऐसे लाल थे जैसा कि किसी ने खून लगा दिया हो। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। उसके बाल इतने उलझे हुए थे जैसा कि पिछले 20 से 25 सालों से उसने बाल ही नहीं बनाया हो। बदन पे कपड़े फटे पुराने थे। पैरों में चप्पल तक नहीं थी। हाथ के नाखून कम से कम 5-5 से 10-10 सेंटीमीटर लंबे थे। चेतन ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और भागते हुए कैंप में जो कमरे थे उसमें चला गया। कमरे में जाकर दरवाज़ा वगैरह उसने बंद कर लिया। खिड़की जो थी वो खिड़की में ग्रिल लगी हुई थी जो कि बहुत मजबूत लोखंड की थी। उसमें से वो एक आंख लगाकर देखने लगा कि वो जो कोई भी है वो गया या नहीं गया। तब चेतन ने देखा कि वो वहीं पे रुक गया है। चेतन ने सोचा, जब तक ये यहाँ से नहीं जाता तब तक मैं भी नहीं हिलूंगा, और वो वहीं खड़ा रहा। तकरीबन 1 घंटे तक दोनों के दोनों वैसे ही अपनी जगह नहीं छोड़े। ना तो वो चीज़ अपनी जगह से हिल रही थी और ना चेतन खिड़की से। बाद में चेतन खुद ही थक गया और जाकर बिस्तर पर सो गया। उसने पहले तो ये अच्छी तरीके से चेक किया कि घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद है। अगली सुबह जब फॉरेस्ट ऑफिसर आया तो उसने ये सारी बात उस ऑफिसर को बताई, जिस पर ऑफिसर ने हंसते हुए कहा, अब समझा हम सभी लोग रात के समय क्यों अपने अपने घर चले जाते हैं, और तुझे भी इसीलिए बोलते हैं कि इस जगह को छोड़कर तू भी कहीं रात में अपने दोस्तों के पास सोने चले जा। लेकिन तुझ पर तो ईमानदारी का भूत सवार हुआ है, तू कहाँ से जाएगा। ये सुनकर चेतन को समझ आ गया था। अब तक चेतन पिछली रात में जिसको देखा उसको कोई पागल समझ रहा था, कि कोई ऐसा पागल होगा जो कई जमानों से या कई सालों से जंगल में आ गया और फंस गया होगा। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि वो कोई पागल नहीं बल्कि कोई प्रेत या भूत था। क्योंकि चेतन को एक बात ये भी समझ में आ गई थी बहुत अच्छे से कि जैसे ही वो अंदर आया तो बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि गेट पर तो ताला लगा हुआ था। उसके बावजूद वो बाहर कैसे गया। और ये बात तो बिल्कुल जाहिर थी कि जैसा वो कैंप के अंदर घुस आया था तार को क्रॉस करके, जबकि उसको करंट भी नहीं लगा, वो उसी तरीके से फिर से चला गया होगा। चेतन को एक और नई बात याद आई। चेतन ने याद किया तो उसे समझ आया कि पिछली रात में जब वो इंसान या वो प्राणी तार के अंदर आया तो वो बिल्कुल खड़ा खड़ा अंदर आया,
भले करंट नहीं लगा तो ना लगे, लेकिन अगर अंदर आता तो तार के नीचे से झुक के आता। लेकिन वो तो ऐसा खड़े खड़े तार के आर पार हो गया जैसा मानो एक हवा का झोंका था। उसे तार से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। उस दिन के बाद से रात के समय चेतन ने अपने दोस्त को भी वहीं बुलवा लिया और दोनों ही जन साथ में सोते थे, क्योंकि उसके लिए नौकरी की ईमानदारी पहले थी। इसीलिए उसने ये सोचा कि नौकरी छोड़कर बाहर चले जाओ, ये उसके ज़मीर को गवारा नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की चौथी और आखिरी कहानी।